तो ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट का तीसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो। सो शुरुआत करते हैं। अब तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हमारा सारा का सारा ब्लड वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, लिम्फ वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आ रहे हैं सीधे सीधे फिजियोलॉजी पे कि ह्यूमन ब्लड फिजियोलॉजी क्या होती है। 18.3 से शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग, और 18.3 में सबसे बेसिकली यही दिया हुआ है कि ह्यूमन के अलावा जो बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जनरली तो बेसिक आइडिया के लिए कि भाई सबसे पहले भाई 2 चैम्बर वाला हार्ट था। ये क्या है कि सिंपल मोटर है, लगा लो कि पूरे घर में पानी का फ्लो बना रहे, इसके लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा एक मोटर लगाइए, वो कंटिन्यूसली पंप करती रहेगी पानी को। दूसरे टाइप की मोटर में क्या है कि पंप है, लेकिन पंप थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है। वो क्या स्पेशलाइजेशन है, 3 चैम्बर में, फिर उसके बाद 4 चैम्बर वाले में, उसको हमको देखना है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से अलग अलग तरीके के पंप लगे हुए। अब चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ने की। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप। 2 तरीके के पैटर्न है सर्कुलेशन, 2 तरीके से हो सकता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन में देख लेते हैं किस तरीके का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इनटू आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, लाइक मोलस्क जो हो गए और आर्थ्रोपोड्स जो हो गए, इनमें क्या होता है कि पंप जो पूरा का पूरा टिश्यू है, वो पूरा का पूरा टिश्यू पानी में, या जो ब्लड है, जो बॉडी फ्लूइड है, उसमें पूरा तैर रहा होता है। उसमें कोई किसी भी तरीके का एक चैनलिंग नहीं हो रही है, और पूरा किस तरीके का मतलब बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पे सर्कुलेशन है। in which the blood is pumped by the heart passes through the large vessel into open spaces। ओके, सो ये अगर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का माना जाए तो डायरेक्ट पूरा का पूरा बॉडी कैविटी साइनसिस में पूरा का पूरा ब्लड तैरता रहता है। ये हो गया ओपन, खुला हुआ है, ठीक है, क्लोज्ड वेसल्स नहीं है, और क्लोज्ड पूरी तरीके से हमारे अंदर ब्लड क्या है, पूरा का पूरा नलियों में एक पूरा चैनलाइजेशन है इस ब्लड के लिए। ऑब्वियसली एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स, इनके ऊपर जैसे हम आने लगेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। के ब्लड वेसल्स भी होंगी पूरी तरीके से क्लोज भी होंगी, और उन्हीं से पूरे बॉडी में ब्लड का वितरण कर दिया जाएगा। अब ब्लड के वितरण के साथ साथ ब्लड आखिर सर्कुलेट कर ही क्यों रहा है, 2 चीज़ें मेन, गैसियस एक्सचेंज होना है बॉडी के अंदर, और दूसरा फूड का पूरे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, एब्जॉर्प्शन सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होगा। Okay, the pattern is considered to be the more advantageous as the flow of the fluid can be more precisely regulated। रेगुलेशन एक ऐसा बहाना है बायोलॉजी के अंदर कि भाई आप इसको कहीं भी लगा दो, चिपका दो, कि भाई आपको कोई बोले ना कि आखिर ये कहीं भी ब्रेन का ले लो एग्जांपल, कि इनमें ऐसे इस टाइप का जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें इस टाइप का ब्रेन है, बड़े वाले जो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें इस टाइप का ब्रेन है। क्यों जी भाई, मोर रेगुलेशन, ज़्यादा रेगुलेशन आ जाता है। इसमें 2 चैम्बर हैं, इसमें 4 चैम्बर है, क्या होगा भाई, ज़्यादा रेगुलेशन हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप मोस्ट बेसिक लेवल पे चले जाओ, आप सेल है, सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ क्या रीज़न है न्यूक्लियस होने ना होने का, रेगुलेशन। कि रेगुलेशन एक ऐसा रीज़न है जो आप उसको आंख बंद करके, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, नींद आ जाए, टीचर एकदम से उठा के पूछ ले कि इसका क्या कारण है, तो आप अगर बोलेंगे ना कि हायर डिग्री ऑफ रेगुलेशन, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा। इतना ज़्यादा प्रोपोगेट करता है रेगुलेशन इसमें बायोलॉजी में। तो ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अब मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट के मसल्स का बना होता है, इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं है। फिशेस, अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि भाई गिल किस में होता है, फिशेस में होता है। तो फिशेस में क्या होगा, 2 चैम्बर का हार्ट होगा, ठीक है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। फिशेज हैव अ 2 चैम्बर हार्ट एंड विद एन आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। एक आर्ट्रियम हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड एम्फीबियंस हैव एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि क्रोकोडाइल डायनासोर्स के ज़माने से तब से सर्वाइव करता हुआ आ रहा है, और इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ रेप्टाइल होने के बावजूद इसके पास होते हैं 4 चैम्बर वाला हार्ट, क्योंकि बहुत मतलब अपने लेवल पे इसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया एज़ कम्पेयर टू अदर एम्फीबियंस, और उनसे ज़्यादा अच्छे से। अब भाई 4 चैम्बर वाला हार्ट होने से की क्या फ़ायदे, अब सिंपल फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपका एक सो कॉल्ड मिक्स ब्लड नहीं बनता है। 3 चैम्बर वाले में क्या हो रहा है कि भाई आर्ट्रियम से जो वेंट्रिकल में आ रहा है और इधर वाले आर्ट्रियम से जो वेंट्रिकल में आ रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं।
तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल जो ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन किया था लंग्स ने वो डिक्रीज हो जाएगा, तो बंदा उतना एक्टिव नहीं रहेगा। भाई कितना एक्टिव एक मगरमच्छ होता है उतना हम जानते हैं, तो दैट इज़ द एक्सेप्शन। हैव गॉट 3 चैम्बर हार्ट, ज़्यादातर में एम्फीबियंस में 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है, विद 2 आर्टरियम, 2 आर्टरियम होंगे उसमें, एंड सिंगल वेंट्रिकल, और एक वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होकर नीचे आ रहा होगा, और नीचे आएगा तो उसकी क्या खाते होते मिक्स हो जाएगा वहाँ पे। अब वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड मैमल पोजेस 4 चैम्बर हार्ट विद 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। अब क्या हो रहा है कि क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में 4 चैम्बर वाला हार्ट मिल रहा है। अब 4 चैम्बर किस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं कि 2 आर्टरियम, 2 ऊपर वाले, और 2 वेंट्रिकल, 2 नीचे वाले। अब भाई इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर रीज़न क्या है। रीज़न है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बनी रहेगी। ओके, तो फिशेस, यहाँ से शुरुआत कर रहा है फिशेस के बारे में बताने से। इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। गिल से ऑक्सीजनेट हुआ, रेड वाले को ऑक्सीजनेटेड मांग लेते हैं। गिल से ऑक्सीजनेट हुआ, नीचे आएगा ब्लड में सारे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा। अब आर्टरी या वेंट्रिकल कुछ नहीं कर रहा है, केवल एक ये पंप की तरह काम कर रहा है, इधर से दोबारा भेज देगा गिल्स की तरफ। Okay, so in fishes the heart pumps out the deoxygenated blood which gets oxygenated by gills and supplied to the body parts, whereas the deoxygenated blood returns to the heart into the single circulation। और ये है इंपॉर्टेंट कि भाई सिंगल सर्कुलेशन है। एक बार जो आरबीसी का एग्जांपल ले लो भाई, यहाँ से सीधा सीधा कि एक बार जो आरबीसी यहाँ पर गई, वो पूरा का पूरा ये चक्कर काटने के बाद एक ही बार हार्ट में आएगी, एक ही बार आएगी, मतलब कि बॉडी तक जाने से पहले, यहाँ से आने से पहले केवल एक ही बार आ रही है हार्ट में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 4 चैम्बर वाले होते हैं उसमें डबल सर्कुलेशन है, तो उसमें क्या होगा कि एक आरबीसी जब यहाँ से चलती है तो वो 2 बार, एक बार यहाँ पर आएगी हार्ट के अंदर और एक बार यहाँ पर आएगी। तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में कि फिशेस के बारे में। अब बात करते हैं एम्फीबियंस के बारे में। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर से ये आ गया, ऑक्सीजन लंग से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से फिर इसको भेज दिया जाएगा बॉडी में, और बॉडी से फिर ये आर्टरियम में आएगा। मगर जब यहाँ पर क्या है कि आर्टरियम से ये दोबारा जो वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बीच में कोई सेप्टम नहीं है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जा रहा है। तो जो बॉडी में जो फेंका जा रहा था ब्लड, बॉडी में जो फेंका जा रहा था वो ऑक्सीजनेटेड नहीं था, वो मिक्स्ड था, वो ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड दोनों था। सो द इन एम्फीबियन और रेप्टाइल द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया, ये लंग से इधर आ गया, फ्रॉम द गिल एंड द स्किन, फ्रॉम द गिल्स, या तो गिल्स से एंड लंग्स स्किन टू द राइट आर्टरियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से आ रहा है आपका सारा का सारा गिल लंग वगैरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, सीधे सीधे क्या होगा, अब ये जाएगा लंग के पास, यहाँ से भेज दिया गया इसको, यहाँ से एज यू कैन सी लंग के पास गया, लंग से ये ऑक्सीजनेटेड हुआ, दोबारा से वेंट्रिकल में आएगा और दोबारा से बॉडी में भेज दिया जाएगा। So from gills, lungs, skin and the right atrium gets deoxygenated blood from the other body parts. However, they get mixed up into the single ventricle which pumps out the mixed blood. तो इसको सिंपल अगर आपको सोचना है तो इस तरीके से सोचो कि एक ही चैम्बर आपका लंग को भी ब्लड भेज रहा है और एक ही चैम्बर आपका बॉडी को भी ब्लड भेज रहा है। अब कोई डिस्टिंक्ट ब्लड नहीं है, वही मिक्स्ड ब्लड लंग के पास जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और वही ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें से निकाल ली जाएगी। इस तरीके से याद रख सकते हो। सो इन बर्ड्स एंड मैमल्स, अब यहाँ पर बात आ गई बर्ड्स और मैमल्स की, हमारी वाली। सो इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट आर्टरी रिस्पेक्टिवली, कि भाई यहाँ से आपका ऊपर से ये जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड बट सिंपल आर्टरियम में आया, आर्टरियम में आने के बाद वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से सीधा भेज दिया जाएगा लंग्स पर, लंग्स से हो जाएगा ऑक्सीजनेट होके आएगा फिर दोबारा आर्टरियम में, अब आर्टरियम से दोबारा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से सीधे बॉडी पे। ठीक है, तो ये है कि अब यहाँ पर मैं अगर एक आरबीसी को ट्रेस करना चाहूँ, ठीक है, मान लो कि एक आरबीसी जो यहाँ से निकली पहले कहाँ गई, पहले गई आर्टरी में, आ गई यहाँ पर एक बार आ गई।
अब आर्टरी में जाने के बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से निकलेगी तो यहाँ से जाएगी लंग्स पे, लंग्स से वापस हार्ट में आ रही है। कैन यू सी कि एक ही आरबीसी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने से पहले उसको 2 बार ब्लड से 2 बार हार्ट से होके गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, सर्कुलेशन, और ये हमारा हो गया सिंगल सर्कुलेशन। Okay, pass out the ventricle and to the same side. The ventricle pumps it out without mixing up. Okay, तो कोई mixing up नहीं होती. That is the two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have got double circulation. कोई problem नहीं है, ठीक है। अलग अलग पूरा पाथवे चल रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब तक बात हो गई इसमें बेसिक, चलो इसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इस पैराग्राफ में केवल बात थी ओपन एंड क्लोज्ड की। इस पैराग्राफ में बात थी 3 तरीके के, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। ओके, 2 चैम्बर्ड हमारे फिशेज़ में एक ही बार सिंगल सर्कुलेशन, ये हो गया मिक्स्ड ब्लड, आपका वेंट्रिकल एक ही है और इसमें कोई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, ये शुरुआत कर रहे हैं हम 18.3.1 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या अलग अलग डायग्राम्स बना दिए गए हैं। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि जो एनसीईआरटी में फिगर ये दिया गया है वो रियलिटी के काफ़ी करीब है। अब रियलिटी का काफ़ी करीब है तो समझने में भी उसको थोड़ा सा उतना ही मुश्किल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़े आसान डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पोर्शन हार्ट में अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट। कि भाई सिंपल सी बात है, मसल का बना हुआ है अभी तक, सब इंपॉर्टेंट बात। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड, जो कि अलग आर्टेरियोल, वेनियोल, कैपिलरीज और वो जो इन सब चीज़ों का बना हुआ है पूरा का पूरा नेटवर्क, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, इसमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब पढ़ना है हमको हार्ट के बारे में। सिंपल से भाई आपको अभी तक इतना तो पता है कि 4 चैम्बर हैं ह्यूमन वाले हार्ट में। ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये अलग कलर ले लेते हैं, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। अब हो कुछ नहीं रहा है, सिंपल ये हो रहा है कि ये है आपका राइट आर्ट्रियम। बस थोड़े लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, क्योंकि आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमेशा से हमारा मैथ वाला जो LHS है वो लेफ्ट हैंड साइड इधर की साइड पे रहा है और RHS इधर की साइड पे रहा है। बट बायोलॉजी में ये चीज़ ऑपोजिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये है इंसान और बात हो रही है इसके हार्ट की, तो अगर व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सारा बायोलॉजी का मेथड चलता है। तो ये बोल रहे हैं कि राइट आर्ट्रियम, तो अगर आप अपने आप को फील करें कि मैं ये बंदा हूँ, तो आपका ये वाला जो हैंड है वो राइट हैंड बनेगा। और इसीलिए ये वाला पोर्शन भी, ये वाला जो है वो लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा जब आप लिख रहे होंगे। ओके, तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। आगे बढ़ते हैं कि भी आखिर ये जो बोलता जाएगा वहाँ इन फिगर्स में से हम ढांढ के उसको समझते जाएंगे। हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्म। ओके, सो अब इसके अंदर समझने वाली बात ये रहेगी कि जब वूम में बच्चा बन रहा होता है तो 3 लेयर्स होती हैं। पहले सबसे पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म हो गई बाहर वाली, एंडो हो गई अंदर वाली, मीजो हो गई मिडिल वाली। तो जो डिराइव हो रहा है पूरा का पूरा हार्ट वो मीजोडर्म से डिराइव होता है। ये सिचुएटेड इनटू द थोरेसिक कैविटी में है। हम पिछले चैप्टर में ये भी देख चुके हैं कि कार्डियक नॉच होता है, लंग जो होता है वहाँ पर कार्डियक नॉच होता है, वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। अब इन बिटवीन द 2 लंग्स, ओके, दोनों लंग्स के बिटवीन में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट के थोड़ा सा टिल्टेड आपको मिलेगा। अगर इस वाली फिगर में देखें तो आपको देख भी सकते हो, आप देख सकते हो कि ये जो मसल जो ये है मसल, ओके, ये जो मसल है ये इस वाले पे, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल पे काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर टू द राइट वाले वेंट्रिकल के। अब क्यों? क्योंकि इसको तो भेजना है लंग्स पे, जो ज़्यादा दूर नहीं है हार्ट से। भाई लंग्स कितना दूर है? ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो उसमें ज़्यादा मसल की ज़रूरत, ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। बट आपको हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी के टो तक अगर ब्लड को भेजना है तो आपको बहुत ताकत लगा के भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए ये स्लाइटली टिल्टेड रहता है और जो इसका मसल भी होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो काफ़ी थिक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट। अगर अपना आप मुट्ठी बंद करेंगे तो जो आपका साइज़ बनेगा लगभग उसके बराबर हर किसी व्यक्ति का हार्ट होता है।
इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ये एक बड़ा ही जनरल कॉन्सेप्ट है। ओके, प्लीज़ डोंट थिंक कि पेरिकार्डियम या इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बहुत स्पेसिफिक होता है हार्ट के लिए। नहीं, आप चाहे तो लंग्स की बात कर लीजिए, ये लंग्स हैं अगर, तो लंग्स में क्या होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन, सो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और उनके बीच में फ्लूइड डाल दो। भाई हर बॉडी में हर जगह ये दो चीज़ें मिलेंगी, शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया इनर पेरिकार्डियम जो इससे चिपका हुआ होगा। ओके, और जिसको कि विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। और उसके बाद ये होगा आपका पेराइटल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में आप फ्लूइड डाल दीजिए। भाई क्या होगा, कोई आपको छाती पे घुसा मारेगा तो हार्ट पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो, तो जितने भी आपके मेन सिक्योर ऑर्गन बॉडी में मिलेंगे वो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता है, माइनर मेजर इंजरी होती है, तो वो उसी से निपट ले। तो यहाँ पर जो भी धक्का या इंजरी लगेगी वो इस फ्लूइड में तरंग जो वेव बन के वो प्रोपोगेट कर जाएगी और हार्ट तक ज़्यादा नहीं पहुंचेगी। तो चाहे हम बात करें मेनिंजेस ब्रेन में, चाहे प्लूरल कैविटी लंग्स की, चाहे पेरिकार्डियल कैविटी इसकी हार्ट की। सो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम। सो ये एक हो गई जो चिपकी हुई है वो विसरल, और पेरिकार्डियम जो बाहर है वो पेराइटल पेरिकार्डियम, और बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, सो एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहाँ पे लिखिए पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और आवर हार्ट हैज़ गॉट 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हैं, अच्छे से तरीके से पता है। 2 रिलेटिवली अपर स्मॉलर आर्टरिया, ऊपर वाले थोड़े छोटे होते हैं आर्टरिया बोलते हैं, और नीचे वाले थोड़े से बड़े होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। क्योंकि भाई आर्टरियम को तो खाली वेंट्रिकल तक ही भेजना है ना, वेंट्रिकल से जाने हैं या तो लंग्स पे या फिर पूरी बॉडी में। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इज द इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ये देखिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि इंटर आर्टेरियल सेप्टम होता है एक, और वो क्या करता है कि आर्टरियम को अलग अलग रखता है। वेरी थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इज द इंटर आर्टेरियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट आर्टरिया। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। ये दोनों जो चैम्बर हैं, चैम्बर ये वाला और चैम्बर ये वाला, इन दोनों को इसके बीच में एक इंटर आर्टेरियल सेप्टम है जी, इन दोनों को अलग रख रहा है। ये बताने की क्या ज़रूरत है भाई, बताने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो बच्चा होता है मदर के वूम में, उसके लंग्स तो काम कर नहीं रहे होते हैं। अगर लंग्स ही काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हार्ट से ब्लड जो है लंग तक भेजने का कोई फ़ायदा है? नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड को बाईपास कर दिया जाता है, आपके राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल में सीधे ब्लड चला जाता है। बच्चे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अडल्ट से या किसी भी नियोनेट जो कि बाहर है, वर्ल्ड में है, दुनिया में आ चुका है, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम से डिफर करेगा। इसलिए ये इन लोगों ने स्पेशली यहाँ पर बता दिया है इस चीज़ को। ओके, वेयर इज द थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये होता है थिक, और वेंट्रिकुलर सेप्टम ये हो गया आपका थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ताकि ये भी जो आपका ब्लड मिक्स ना हो। अब 3 चैम्बर में क्या होता है, ये यही तो सेप्टम नहीं था, तभी तो ब्लड मिक्स हो रहा था। यहाँ पर ये सेप्टम बड़ा थिक है और ब्लड मिक्स नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Where is the thick wall? Okay, हो गया। And the atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called as the arterioventricular septum। ये है। अब arterioventricular septum ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर अब बाहर से भी देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ तरीके से दिखाई देगा। ये होता है आर्टेरियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये तो हो गया दो आर्टेरियम के बीच में हो गया इंटर आर्टेरियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच में हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब पूरा का पूरा आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टेरियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसकी क्या ज़रूरत है, इसको भी देख लेते हैं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है। भाई इसकी ये ज़रूरत है कि हम जब एस ए नोट ए वी नोट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए आर्टेरियम में, और वेंट्रिकल में नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। ओके, ताकि ये तो ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो ब्लड इसमें जाएगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी ब्लड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को मैनेज करता है कौन, एस ए नोड और ए वी नोड। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ये आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ना हो तो पूरा का पूरा हार्ट इस तरीके से क्या करेगा,
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि वेंट्रिकल ऑपोजिट करे, आर्टेरियल उससे ऑपोजिट करे. So however, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected. ये भाई अंदर से ओपनिंग तो दी हुई है कि भाई खून तो जाएगा ही, लेकिन उसके बावजूद एक फाइब्रस कवरिंग होती है जो कि बाहर की तरफ होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को नहीं जाने देगी. ब्लड को जाने देगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को नहीं जाने देगी. ओके, तो इसीलिए बोला फाइब्रस कवरिंग है. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed by the three muscular flap. Okay, तो 3 muscular flap है राइट साइड में. तो भाई सिंपल वो ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया ना, ट्राइकस्पिड वाल्व 3 हो गए यहाँ पर. अब यहाँ पर जो इसी सेम चीज़ को आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है देखने में. ओके, तो ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और ऐसे ही जो इधर की साइड होंगे वो बाइकस्पिड, सॉरी नॉट बाइकस्पिड वाल्व हो जाएगा. ट्राइकस्पिड वॉल्व, वेयर इज द बाइकस्पिड वॉल्व और द मिट्रल वॉल्व, इनको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं. तो ये मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं. इसको गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम और द लेफ्ट वेंट्रिकल. इन दोनों की ओपनिंग को गार्ड करेगा ये वाले, ये बाइकस्पिड, और ये 3 इसको करेंगे राइट वाले को. ओके, राइट वेंट्रिकल. ओके, सो द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. ओके, जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, देखें आप यहाँ पर कितने अच्छे से दिख रहा है. ये 1 कप, ये दूसरा कप, ये तीसरा कप, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये 2 कप, ये बाइकस्पिड वॉल्व. ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी एंड द आउटर रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमील्यूनर वॉल्व. अब यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब कि यहाँ से जब यहाँ पर ये जो इसकी तरफ जाता है, वो पिछले वाले में देखते हैं. ओके, सो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमील्यूनर वाल्व्स. ओके, अगर मैं इसको मिटाऊँ, पहले मिटा देते हैं ज़रा. सेमील्यूनर वाल्व वेंट्रिकल से जाना है कहाँ, आउटा में. ठीक है, वेंट्रिकल से आउटा में जाते में क्या पड़ता है, ये सेमील्यूनर वाल्व. दोनों को क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वाल्व. ये हो गया हमारा सेमील्यूनर वाल्व. आगे बढ़ते हैं. Okay, the valves of the heart allow the flow of the blood only into one direction. सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वाल्व की ज़रूरत क्या है. अभी मान लो वेंट्रिकल से उसने उसको पुश कर दिया अपने ऊपर ब्लड वेसल में, अब वहाँ पर उससे वापस भी तो आ सकता है वो. तो ये एक दरवाजे की तरह होते हैं वाल्व, एक ही डायरेक्शन में खुलेंगे. अब एक ही अगर दूसरी डायरेक्शन में खोलेंगे तो आप क्या हो जाएगा, दरवाज़ा बंद नहीं हो जाएगा. तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दीज वॉल्व्स प्रिवेंट द एनी बैकफ्लो. ये वाल्व्स क्या करते हैं, किसी भी तरीके के खून का वापसी प्रवाह को रोक देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, और वो भी स्पेशल काइंड ऑफ मसल, कार्डियक मसल. बॉडी में कार्डियक मसल का कुछ और नहीं बना होता, केवल हार्ट बना होता है. ओके, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द आर्टरी. भाई ऑब्वियसली हम पहले ही देख चुके हैं, भाई वॉल्स आर्टरियम की थिन होगी. ओके, क्यों थिन होगी, क्योंकि उसको केवल भेजना है वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल को तो भेजना है पूरा का पूरा लंग्स में और बॉडी में. तो इसलिए एज कम्पेयर टू आर्टरियम वेंट्रिकल की जो वॉल होगी थिक होगी. ठीक है, मेक सेंस. अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल कॉल्ड एज द नोडल टिश्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर सेल कॉल्ड एज द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू हार्ट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है नोडल टिश्यू के. नोड बंडल, ये पूरा का पूरा ये उसी का चित्र है, इसको देखेंगे डिटेल में हम. A patch of this particular tissue is present onto the right upper corner of the right atrium. ठीक है, क्या बोल रहा है कि राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम में यहाँ पर ये प्रेजेंट है. क्या कर सकता है ये, इसके इस तरीके से फाइबर निकल रहे हैं. ठीक है, कि देख रहे हैं आप फाइबर किस तरीके से निकल रहे हैं. अब ये क्या करेगा, ये नोडल टिश्यू एकदम से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. और एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, ये एक आयनों का सेल के बीच में इस तरीके से प्रवाह करता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है. और कॉन्ट्रैक्शन का एक डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ताकि आर्टरियम से वेंट्रिकल में क्या जाए, ब्लड जाए. ठीक है, तो ये हो गया साइनो आर्टेरियल नोड, ऐसे नोड. और हम डू रिमेंबर हम डिस्कस किया था कि भाई एक तो हो गया ये वाला सेप्टम, इंटर आर्टेरियल सेप्टम. ओके, और एक हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि आपस में ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा. एक था जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरीके से था, इसको बोलते हैं इंटर, मतलब दो चीज़ों के बीच में कौन सी दो चीज़ें, इंटर आर्टेरियल
ओके, इंटर आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो इंटर आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया हमारा यहाँ, ये यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर एक जगह दी गई है, केवल एक जगह, जहाँ से कि वो जो आयन का जो प्रवाह है वो केवल यहाँ से पार हो सकता है, और उस जगह को बोलते हैं जहाँ से वो प्रवाह पार हो सकता है उसको बोलते हैं ए बी नोड। यहाँ से आयन चले जाएंगे। अब आयन दोबारा से एक उन लोगों ने रास्ता बना दिया, ये इस तरीके से रास्ता जा रहा है। पहले वो बीच में से पूरा नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में हमारे ए बी बंडल प्रेजेंट है। ए बी बंडल से नीचे पुरकेंजे वो कि आपका ये पूरा रास्ता जा रहा है। अब रास्ता मुड़ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, आ गए देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा गया। अब इसलिए जो आयन है, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ बीच में से जाएगा, मगर कॉन्ट्रैक्शन तो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली मसल्स में, तो ये होगा इस ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये है कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, पढ़ के देखते हैं कि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। कहना चाह रहे हैं कि अ पैच ऑफ टिश्यू is prevent in this right upper corner of right atrium is known as the sino-arterial node। अब ये इस तरीके का प्रेजेंट है राइट आर्टरियम के राइट साइड पर, मिल गया, ठीक है। अनदर मास ऑफ टिश्यू दैट इज सीन ऑन टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम, इसी राइट आर्टरियम के नीचे के लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक और टिश्यू मिल रहा है, उसका नाम है आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड। ओके, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, ए वी नोड जिसको जानते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल, ए वी बंडल जा रहे हैं यहाँ से, continues to the AV node which passes through the arterioventricular septum। तो AV बंडल किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, इस AV सेप्टम के थ्रू। अब टू इमर्ज ऑन टू द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली दे डिवाइड्स इनटू राइट एंड टू द लेफ्ट बंडल। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं दो में डिवाइड हो गया था, एक लेफ्ट में एक राइट में, और डिवाइड होकर के नीचे जाएगा। अब दीज ब्रांचेस गिव राइज टू अ माइन्यूट फाइबर थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर टू ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड कॉल्ड एज द पुरकिंजे फाइबर। अब ये यहाँ से डिवाइड होकर के अब ये ऐसे और छोटे छोटे डिवाइड होते ही चले जाएंगे, यहाँ से ये इस तरीके से छोटे डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ओके, दीज फाइबर्स अलॉन्ग विद द राइट एंड द लेफ्ट बंडल। अब ये तो आ गया था एवी बंडल, ये हो गया पुरकिंजे फाइबर, दोनों को मिला करके बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ओके, बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, हमने अभी डिस्कस किया ना, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन कराया जा सकता है। ओके, सो द नोडल टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, दैट इज सेल्फ ऑटो एक्साइटेबल, खुद से जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, वो डिफर करता है कि भाई वो एक बार में कितनी, भाई आपका दिल धड़कता है ना, वो धड़कना ही क्या है, वो धड़कने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन आ कहाँ से रहा है, इन नोडल टिश्यू से। अब जनरली क्या होता है, आमूमन 70 से 75 मेंटेन रखता है, तो आपको अगर रिलैक्स्ड स्टेट में है तो ये नोडल टिश्यू क्या करेगा, आराम से 70-75 बार एक मिनट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और 70-75 बार वो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। मगर क्या होगा अगर आप ऐसी सिचुएशन में जब आपको भागना है बड़ी तेज़ी से, तो वहाँ पर आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ी से होना चाहिए। वो तेज़ी से कब होगा, जब आपका हार्ट तेज़ी से पंप करेगा, तो वहाँ पर आपका दिमाग या एक दूसरा सिस्टम जो ब्रेन सिस्टम उसको रेगुलेट करता है, जो कि आगे भी पढ़ेंगे हम, कि ब्रेन रेगुलेट करता है कि नहीं भाई अभी ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा उसकी ब्लड फ्लो की ज़रूरत है, तो इसको बढ़ाओ, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाओ। और कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके। ओके, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और एसए नोड ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है, और जो नॉर्मली होती है समवेयर अराउंड 70 to 75 बीट्स पर मिनट, एंड दैट एवरेज टर्न्स आउट टू बी 72 बीट्स पर मिनट। ओके, को जनरली एक ब्रीफ आइडिया हम अभी तक देख चुके हैं पहले से ही। भी क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं कि नीचे से हर एक टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मान लो ये आ रहा है आपका कैपिलरी से आपका धीरे जाएगा, ये इसको बोलते हैं लो इन्फीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा से ऊपर वाले आर्टेरियम में जा रहा है।
किडनी से, लिवर से, हर जगह से नीचे वाला जो बॉडी पोर्शन होता है वहाँ से सारा का सारा इन्फीरियर वेना केवा से आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये तो हो गया अब नीचे लोअर बॉडी पार्ट से। अब ऊपर वाली जो बॉडी पार्ट होता है ब्रेन और इन सब से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सारा का सारा सुपीरियर वेना केवा से आर्टेरियम के अंदर आ जाता है। आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड चला जाएगा किसमें, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकल भेजेगा इसको लंग्स के पास। अब इसने लंग्स के पास भेजा, लंग्स से हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेट होके आएगा दोबारा से आर्टेरियम में, और आर्टेरियम भेजेगा फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से दोबारा से अओर्टा। ओके, सो ये अओर्टा जाती है, अओर्टा आगे जाके के दो में डिवाइड हो जाती है, और ये फिर कहाँ लेके जाएगी, अओर्टा लेके जाएगी आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर वाले बॉडी पार्ट में और नीचे वाले बॉडी पार्ट में। क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है, लोगों को लगता है एक जनरल कंसेप्शन होता है माइंड में कि जो ये होता है वेन होता है, वेन ऑक्सीजनेट ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और आर्टरी या आर्टेरियम या कुछ भी, सॉरी ये जो आर्टरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे का सारा उस किसको हैंडल करता है, ऑक्सीजनेटेड को। सो जनरल कंसेप्शन क्या बना हुआ है, जनरल कंसेप्शन ये बना हुआ है कि वेन्स केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर उधर करते हैं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर उधर करते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखें कि ये है पल्मोनरी वेन, ओके, क्या है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से। तो लंग्स से वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है यहाँ तक, बॉडी तक। ओके, सो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए पढ़ने का स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल से। कार्डियक साइकिल में बोल रहा है कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन, क्या हार्ट का काम कैसे होता है। लेट अस टेक लुक, एक ध्यान देते हैं कि टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, कि मान लीजिए ये चारों चीज़ें एक रिलैक्स्ड स्टेट में पड़ी हैं, दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल। अब डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन को, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और सिस्टोल होता है जैसे कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो डायस्टोल रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन का मतलब नहीं कि वो बाहर की तरफ फैलेगी, नॉर्मल स्टेट में होना इज डायस्टोल। एज अ ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। अभी इस वक्त क्या होगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इधर है, बाइकस्पिड दोनों ओपन है। अब ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ओके ये इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेन, अब पल्मोनरी वेन है लंग की वेन लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द वेना केवा फ्लोज द ब्लड इनटू द लेफ्ट एंड टू द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। अब पल्मोनरी वेन लेके आ रही है यहाँ पर, और ये वेना केवा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा आपका राइट आर्टरियम में ब्लड लेके आ रही है। अब बोल रहे सेमीलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अब भाई इस स्टेज पर आपको सेमीलूनर वाल्व्स को क्लोज रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सेमीलूनर वाल्व्स है, कौन सी सेमीलूनर वाल्व्स हैं, जहाँ से ये वाली, ये दोनों सेमीलूनर वाल्व्स हैं, देखिए। ओके, द सेमिलर एंड द एसए नोड नाउ जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, कि सबसे पहले एसए नोड जो है पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक लहर आएगी ऊपर से नीचे की तरफ, जब कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होना शुरू होगा। जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों के दोनों आर्टरियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, इसको जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोला जाता है। दिस इंक्रीज इनटू द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एंड अबाउट बाय 30%। ये लाइन ना बड़ी खतरनाक है, ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब आप 11th को पार कर लोगे, बैचलर्स करने के बाद वापस आओगे, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब ये लाइन का थोड़ा मतलब बनता है कि बाय 30% का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है भाई कि ऑल्दो अभी इसको समझने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि जब ये ब्लड आता है ना इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से, वो पैसिवली जो है 70% वेंट्रिकल का जो फीलिंग है वो पैसिवली हो जाती है, कि वो अपने आप चला जाता है, कोई उसको ज़रूरत नहीं है ऊपर से नीचे आने के लिए। अब जो आखिरी जो केवल 30% जो ब्लड बचा है आर्टरियम के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बाय 30%। ये अभी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो डिटेल बहुत प्रोसेस है, उसको अभी तो नहीं कर पाएंगे हम। सो द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड to the ventricular side of the AV node and AV bundle, from where the bundle of is transmitted through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract, ventricular systole. The artery undergoes the relaxation diastole and coinciding with the ventricle systole.
क्या कह रहा है भाई, इतने में बड़ा चीज़ें बोल दी इसने। बोल रहा है कि भाई ऐसे नोड से सीधे इलेक्ट्रिकल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जाएगा एवी नोड पे। यहाँ पर क्या है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इधर की साइड। हम आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की खास बात क्या होती है, वो जाने नहीं देगा एक्शन पोटेंशियल को इधर की साइड। तो ये रहा आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बट एक ही प्लेस है जिसको बोलते हैं एवी नोड। अब राइट आर्टरियम के लेफ्ट वाले पोर्शन पे लगा होता है एवी नोड। अब वहाँ से पार करेगा, ये आपका बंडल्स में जाएगा, पुरगंजे फाइबर में जाएगा, और इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ओके, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसके दौरान क्या होगा कि ये तो आपका वो कर रहा है सिस्टोल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको जो लेफ्ट वाला है, हाँ, लेफ्ट वाले में किस तरीके से ये थिक है इसका जो मस्क्यूलेचर है। क्योंकि पूरी बॉडी में इसको ब्लड भेजना है भाई, इसलिए। ओके, और इसको केवल इस वाले वेंट्रिकल को केवल लंग तक भेजना है। तो आप देख सकते हैं कितना पतला है यहाँ पर, है ना। Pressure causing to closer the tricuspid and bicuspid valve due to the attempt of the backflow into the arteria। भाई क्या बोल रहा है, यहाँ पर जैसे ही 30% जो फालतू का, मतलब 70% तो आ गया पैसिवली, 30% आ गया कॉन्ट्रैक्शन से। अब उसके बाद करना है वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भाई ब्लड तो इसमें भी, आर्टरियम में भी जा सकता है, और इसमें सेमिलुनर वाल्व के थ्रू इसमें भी जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं केवल और केवल लंग वाले उसमें जाए, वो इसमें तो हम चाहते नहीं आर्टरिया में जाए। तो उसके लिए आते हैं ये सेमिलुनर वाल्व्स, सॉरी वो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से बंद हो जाएंगे और इसको नहीं जाने देंगे आर्टरिया के अंदर। तो यही बोल रहा है कि प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो प्रेशर इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को बंद कर देता है, जिससे कि विच ड्यू टू अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड into the artery is not possible, कि बैकफ्लो नहीं होगा आर्टरी के अंदर। अब at the ventricular pressure as the ventricular pressure increase further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and aorta। अब ये जैसे भाई ये जिस तरीके से अब क्या हो रहा है, अब वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हम नहीं चाहते थे आर्टरिया में ब्लड जाए। वैसे ही जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो ये तो सेमिलुनर वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड चला जाएगा इसमें, इस नली में, लेकिन वो तुरंत बैकफ्लो भी कर सकता है। तो उसके लिए उसको दोबारा से बंद करना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, यही बोल रहा है कि सेमिलुनर वाल्व गार्डियन द पल्मोनरी आर्टरी और aorta left side are open, allow the blood to go into the from the ventricle to flow through these vessels into the circulatory pathway। ठीक है, जब यहाँ से प्रेशर इक्वलाइज होगा तो वो इधर से पार निकल जाएगा। हाँ, तो वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। अब वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व। अब यहाँ पे यही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जब नॉर्मल स्टेट में आएगा तो ब्लड वापस आ सकता है, तो उस टाइम पर सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। सेमिलुनर वाल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and the bicuspid valve are pushed open by the pressure of the arteria। अब क्या होगा जब ये ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, अब रिलैक्स होते होते क्या होगा भाई, ऊपर से जो है ब्लड है नीचे की तरफ फ्लो करेगा और उसके बाद दोबारा से आर्टरिया एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा से ब्लड को वेंट्रिकल में ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक तरह से साइकिल पूरी तरीके से कवर कर लिया। देखो इसको ज़रा एक सेकंड के लिए रुक कर देखा जाए कि आइडियाज़ को लिया जाए कि भाई ये एक चैम्बर है ना, एक चैम्बर है, ये इसके साथ में दूसरा चैम्बर है। अब बोल रहा है कि बोलता है कि इस चैम्बर में ये एक क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि वाल्व्स है ना, ये वाल्व्स लगे हुए हैं। अब ये क्या होगा, ये वाला जो बंदा है, ये जो डब्बा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाहर से इसकी तरफ, ठीक है, बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये कुछ प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है, थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही जितना प्रेशर ये वाल्व रेजिस्ट करता है उससे इसका प्रेशर, इस चैम्बर का प्रेशर ऊपर जाएगा तो वो ओपनिंग को ओपन कर देगा और वो इसमें चला जाएगा, है ना। अब चला तो जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसने प्रेशर कर दिया अब ये वापस भी आएगा अपने नॉर्मल स्टेट में। और जब ये वापस आ रहा है अपने नॉर्मल स्टेट में तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये वाल्व अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो बैक फ्लो नहीं होने देगा। क्योंकि प्रेशर जो ये डब्बा, ये वाला जो चैम्बर प्रेशर लगा रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये ओवरटेक, ये जो वाल्व है ये टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व पुश
pushed open and the pressure into the artery extend into the blood which is being emptied into them by the veins. Okay, अब धीरे धीरे कुछ नहीं है आपका यहाँ से एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, वेंट्रिकल में जैसे प्रेशर डिक्लाइन करेगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, अब ये दोनों वाल्व ओपन हो जाएंगे एंड आर्टरी एक्सटेंड द ब्लड फ्लो विच कॉज द एक्सेम्प्टेड इनटू द बाय द वेन। अब यहाँ से सारा का सारा नीचे आता जाएगा, नीचे ब्लड, और ब्लड नीचे आता जाएगा, और वो आखिर का जो 30% है वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू भी आ जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में क्या जा रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है वेंट्रिकल में। द वेंट्रिकल एंड द आर्टरी आर नाउ आर इन रिलैक्स्ड स्टेट जॉइंट डायस्टोल। अब क्या है, दोनों ओपन है, आराम से ऊपर से जो भी ब्लड आ रहा है वो धीरे धीरे रिस्क के अपने आप नीचे भी आता जा रहा है, लेकिन 30% जो है कॉन्ट्रैक्शन से आता है। जनरल कंसेप्शन क्या होता है कि पहले यहाँ पर ब्लड आएगा, पूरा बैठेगा, फिर उसमें से एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होगा, 100% ब्लड नीचे जाएगा। नहीं, 70% पहले से आ चुका होता है, 30% आता है केवल ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन के बाद। स्टेट एज डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। तो हमने पूरा का पूरा एक तरीके से साइकिल को पूरा देख लिया। आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ द हार्ट विच आर सिनिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है भाई, दोबारा से एक बार देख लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। आर्टरियम में ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से, रिस के नीचे वेंट्रिकल में अपने आप जा रहा है। 30% एससी नोड ने जैसे एक्शन पोटेंशियल लगाया, 30% जो बचा कुछ था वो भी इसमें वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या होगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, पुश करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से सेमिलूनर वाल्व खुलेगा, वो जाएगा लंग के पास। अब लंग पे जब भी जाएगा, जब फिर ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो सेमिलूनर वाल्व फिर से क्लोज हो जाएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू फिर से क्लोज हो जाएगा, ब्लड की बैक फ्लो नहीं होने देगा। और अब यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेन, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा आपके लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे से फिर जाएगा पूरे बॉडी में, और ये हो गया हमारा पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट। अब बोल रहे हैं कि एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल, भाई कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल, रिलैक्सेशन, बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन भी हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा था। ठीक है जी, कोई बात नहीं। एज मैंशन अर्लियर, पहले हमने देखा हुआ है कि द हार्ट बीट इज समवेयर 72 पर मिनट के 72 करीब के बार जो है एक्शन पोटेंशियल एससी नोड जनरेट करता है, विच रिजल्ट्स इनटू द 72 टाइम्स ऑफ द पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। दैट इज दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट, उतनी कार्डियक साइकिल होंगी। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 7.8 सेकेंड के एक, भाई 60 है ना, एक 60 सेकेंड में 72 बार हो रहा है, तो 0.8 सेकेंड में एक बार हो गया आपका इस कार्डियक साइकिल। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड। अब एक बार जब पंप करते हैं तो 70 ml का ब्लड निकलता है। ओके, ये कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। 70 ml ब्लड निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम तो किसको बोलते हैं, 70 ml। एक बार में एक स्ट्रोक में जो वॉल्यूम गया वो स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। भाई एक स्ट्रोक में जितना आ रहा है, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती है, 10 रुपये में कितनी आ जाएगी, 10-20 टॉफ़ी आ जाएंगी। तो वही है, 70 ml ब्लड हो रहा है एक बार में, तो भाई आपका 72 टाइम्स इंटू 70 हो जाएगा। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल बाय पर मिनट इज समवेयर अराउंड 5 ml और 5 लीटर। और आपकी बॉडी में मालूम है कितना ब्लड होता है, 5 लीटर से 5.5 लीटर। तो क्या बोल रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी का हर एक सेल ऑक्सीजन, मतलब कि वो एक पूरा का पूरा बॉडी में उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। भाई सिंपल सी बात है, आपको भागने की जरूरत है, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, 72 से पहुंच जाएगी 100, तो आपका ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपको उतना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके टिश्यू लेवल तक पहुंच रहा है, राइट। सो कार्डियक आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी पर्सन, कि उसका कार्डियक वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ज़्यादा अच्छे से उसकी जो टिश्यू है वो ऑक्सीजनेटेड स्टेट में रहते हैं, तो ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, ज़्यादा वर्क लोड सह पाते हैं। अब ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 prominent sounds produced which can be easily heard through the stethoscope, and these sounds are love and
हिंदी में धक धक, हाँ, तो वो लब डब जो धक धक है वो एक ही चीज़ है। अब बोल रहे हैं कि द हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होगा और बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ जब क्लोज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लब। एंड द सेकंड साउंड डब इज कमिंग एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व। अब जब ये दोनों ये वाली और ये वाली, ये हो गया लब, और ये दोनों डब, लब डब, धक 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 हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं ईसीजी के ऊपर। इसको मैं हटा देता हूँ इस वाली फिगर को, और ये है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। घर पे क्या आता है, टेलीग्राम, टेलीग्राफ तो नहीं आता ना, तो बस याद रखो कि जो ग्राफ पेपर है जिस पे आपका रिजल्ट आएगा ईसीजी का, वो जो चल रही होती है ना, ये जो सो कॉल्ड चल रहा होता है अब हिंदी फीचर फिल्म में, जब मरने से पहले टू आवाज़ आने से पहले, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ओके, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है मशीन। ओके, सो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ में, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि भाई टेलीग्राम आया, तो टेलीग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि आया है। अब यू आर प्रॉबेबली फेमिलियर विद द सीन ऑफ अ टिपिकल ये वही बोल रहा है नहीं कि भाई टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, कि भाई आ रहा है, मरने वाला है, धक 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 तेज़ होता है एकदम से, फिर ख़त्म हो जाता है। अ पेशेंट इज हुक्ड अप विद द मॉनिटरिंग मशीन एंड that shows the voltage traced onto the screen makes the sound of beep 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 मर गया। As the patient goes into the cardiac arrest and the type of machine electrocardiograph, okay, कौन है, electrocardiograph is the machine is used to obtain the electrocardiogram which is the ECG, okay, and ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac output cycle, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कार्डिक साइकिल चल रहा है, वो देखेंगे हम इससे पहले। टू ऑप्टेन ईसीजी एज शोन इन, ठीक है, वो जान दो उसको, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ईसीजी क्या भला है। बोल रहे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये देख लो, ये हार्ट हो गया नॉर्मल, ये हो गया अपन लोगों का इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्टेरियल सेप्टम और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, दिख रहा है। अब मेन बात ये है कि भाई ये हो गया एसए नोड और ये हो गया एवी नोड। एसए नोड से एवी नोड तक क्या होगा, अब ये सिग्नल भेजा, अब सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, कैसे, ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है, पूरे हार्ट में ट्रैवल कर रहा है, ये पूरा ट्रैवल कर गया, ठीक है। तो पहली जो वेव आई आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन की आएगी, ठीक है, ये आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा, अब ये भाई ये तो हो गया ना कि यहाँ से हो गया आपका सेप्टम है, सेप्टम तो जाने नहीं देगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, केवल एक ही जगह है, वो है एवी नोड, ये कैचअप करेगा इस एक्शन पोटेंशियल एसए नोड से जो दिया था और उसको फिर नीचे लेके जाएगा इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। ओके, और अब यहाँ से शुरू होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो आपको एनसीईआरटी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली दे दिया है, उसने नहीं बोला कि ये क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, उसने डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ऑल अबाउट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो उससे खास बात क्या होगी कि हम आर्टेरियम को ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करा पाएंगे और वेंट्रिकल को नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करा पाएंगे। तो ए पी हो गया आपका सिंपल आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस हो गया आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब उसके बाद हाँ, ये आपका सिंपल रह जाता है टी। अब टी आ जाता है आपका बंडल ऑफ हेज, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो टी वेव आती है, ये वाली जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है सारा का सारा। और यहाँ पर जब यहाँ से ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया ये वाला सेंट्रल वाला, तो ये बचता है पीछे वाला टी। ये भी वेंट्रिकुलर में ही आता है, बट देखते हैं ये एनसीईआरटी वाले क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि अ पेशेंट, वेयर इज इट, ये ले लेते हैं। सो अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद 3-dimensional लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स एंड वन ऑन ईच रिस्ट। अब सिंपल से भाई ये रिस्ट पे क्यों है, भाई हार्ट पे क्यों नहीं है, वो सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा तो रही है, इसके थ्रू जा रही है, लेकिन बॉडी में भी ऊपर से लेके नीचे तक जाती है, तो वहाँ से वो चेकअप किया जा सकता है जब पूरे ओवरऑल बॉडी का आपका क्या चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होगी। ओके, अब दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर द डिटेल्ड इवेल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। अब हार्ट का फंक्शन इससे चेक होगा। अब मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, हेयर वी कैन टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। ईसीजी भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एक में पाँव में, कंधे में, हर जगह लगा दिया जाता है, और एक नॉर्मल वाला होता है, उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम से कम में काम चल जाता है। अब ईच पीक ऑफ ईसीजी इज आइडेंटिफाइड अ लेटर पी टू टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब बोल रहा है कि पी से लेकर टी तक में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहलाती है वो, ठीक है।
इसको ज़रा मैं थोड़ा सा साइड में करूँ तो यहाँ पर ले लेते हैं. Okay, so the P wave is representing the electrical excitation. Okay, so P wave क्या दिखा रही है? Electrical excitation of the artery. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब which leads to the contraction of the artery. अब arterial depol, अब ये जो टर्म है depolarization, इसको हम देखेंगे नर्व वाले चैप्टर में कि आखिर depolarization repolarization क्या होता है. अभी इसको सिंपल भाषा में ये मान लीजिए एक्साइट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो ये आर्टेरिया को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा. अब विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ आर्टरी. अब इसकी वजह से पी की वजह से दोनों आर्टरिया कॉम्प्लेक्स वो हो गए. अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें. इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. अब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है तो वो विच मेक्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. अब वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराया जाए. द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. और क्यू से स्टार्ट होता है, और क्यू से स्टार्ट, ये जो नीचे आ रही है वो क्यू है, ये ऊपर आर है, फिर नीचे एस है. अब जो क्यू आर एस है वो सिंपल से क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये सारा का सारा इम्पल्स जब पहुंच जाएगी तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये है ना. अब कॉन्ट्रैक्ट भाई उससे पहले पहुंचना तो चाहिए, पहले ये इलेक्ट्रिकल, हम ये प्लीज़ डो नॉट कंसिडर इट टू बी के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा तो आगे कॉन्ट्रैक्शन होगा. पहले क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा. अब इसके बाद जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया अब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट. अब ये क्या है कि अब ये देख रहे हैं सेंटर वाली लाइन कैसे फेड हो गई है. तो ये सेंटर वाली लाइन जो पहले अच्छे से जा रहा था यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब यहाँ से फेड हो गई है, लेकिन यहाँ इन पोर्शंस में रह रही है. उसको बोलते हैं टी वेव. ओके, उसको बोलते हैं अलग नाम, जो कि रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन मैंने बोला, हम किस में देखेंगे नर्व वाले चैप्टर में. द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल. ओके, तो एंड ऑफ द सिस्टोल, ये सिस्टोल को ख़त्म होने के बारे में बता रहे कि ख़त्म हो गया भाई अब तो जो कॉन्ट्रैक्शन था. सिस्टोल, contraction, diastole, relaxation. अब obviously by counting the number of QRS complexes that occur into the given time period, one can determine the heartbeat or heart rate. कार्डिक आउटपुट वगैरह के बारे में भी हमने ये देखा था कि भाई बोल रहा था कि ब्लड पम्प्ड आउट बाय द वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल पर यूनिट टाइम, उसको बोल रहे थे कार्डिक आउटपुट. तो उसीलिए बोल रहे हैं कि वेंट्रिकल का क्या वाला, कौन सा वाला होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इनटू द गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट एंड द हार्ट रेट. Okay, since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this particular shape is indicates the abnormal. भाई आज से नोट ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो आर्टरियम ठीक से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पता चल जाएगा ना यहाँ पे कि भाई ये तो है जनरल नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का, और देखना होता है जिसका सही नहीं हो, है ना, वो डिफरेंस है, वो आप अपने MBBS में देख लेना. अब डबल सर्कुलेशन एज मैंशनड अर्लियर, पहले जैसे मेंशन किया गया था, डबल सर्कुलेशन आपको इसको करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत तो है नहीं, हम बड़े अच्छे से इस पूरे को कर चुके हैं. द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, इसको वापस से उठा लेते हैं तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा. सो डबल सर्कुलेशन में बात कर रहे हैं सिंपल एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहला बताया गया था कि द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप हो रहा था द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द आउटा. तो एक तो हो गया ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और एक बोल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई जी पल्मोनरी वेन आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी ना लंग की तरफ. तो बोल रहे हैं सिंपल कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा. लेफ्ट वेंट्रिकल किस में भेज रहा है? आउटा में, ताकि बॉडी तक जा सके. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग, फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द पल्मोनरी वेन. यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, दोबारा से मैं देखो लाइन दोबारा से एक पढ़ देता हूँ और ये कर्सर इधर रहेगा. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, इज पास टू द लंग के पास जाता है, एंड वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से आता है और सर्कुलेशन में और लेफ्ट आर्टरियम में डाल दिया जाता है. ठीक है, दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, इतना ये वाला. ओके, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द आउटा इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाया जाएगा ना इससे आउटा से. अब ये नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, ये पूरा हम देख सकते हैं आप,
आर्टेरियल कैपिलरी टू द टिश्यू वेयर एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्ट। अब ये लेके जा रहा है पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एंटरिंग इनटू द अरोटा इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज आर्टेरियल कैपिलरीज to the tissue where the deoxygenated blood is collected by the system of the venules। आर्टेरी और आर्टेरियल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और वेन्यूल और वेन से ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है। कुछ नहीं है, वही सेम ड्रिल है, वो कुछ अलग से नहीं देख रहे हैं इस वाले में, कई बार कर चुके हैं इसको। वेन्स एंड वेना केवा एंड लाइक एम्प्टीड इनटू द राइट आर्टरियम, तो ये राइट आर्टरियम में डाल दिया जाता है। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। कहाँ गया? Systemic circulation. Systemic circulation provides nutrients, oxygen, and other sequential essential substances to the tissue and take away the कार्बन डाइऑक्साइड। भाई सिंपल सी बात है, भाई आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, खाना वाना लेकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ले जाएगा। एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड ओके हार्मफुल टू द सब्सटेंस टू द एलिमिनेशन। अ यूनिक vascular connection exists between the digestive tract and the liver called the hepatic portal system। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भाई क्यों ज़रूरी है भाई? कि कुछ भी खा रहे हो आप, जैसे ही पेट में एब्जॉर्ब होता है ना, वो सबसे पहले लिवर पे जाएगा, वो कहीं नहीं इस ब्लड की सर्कुलेशन में, इस सो कॉल्ड टिपिकल सर्कुलेशन में नहीं आता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिख रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीधा कहाँ जा रहा है? लिवर में जा रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल वेन। क्यों भाई, क्यों ज़रूरी? क्योंकि लिवर जो है सारा देखा देखी करता हुआ, ये है चेक पॉइंट। इसके अंदर बैठे हैं लोग डंडा वंडा लेकर के कि भाई अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो हम देख लेंगे, अल्कोहल आता है तो हम देख लेंगे, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आता है तो हम देखेंगे, कोई ड्रग खाई है बंदे ने तो हम देख लेंगे। तो जैसे ही आप कुछ भी खाएंगे तो वो तुरंत नहीं जाएगा बॉडी के सर्कुलेशन में कि जाओ भाई अब तो तुम आज़ाद हो, चले जाओ टिश्यूज़ के अंदर, पहले जाएगा लिवर में। और लिवर है हमारा डिटॉक्सीफाइंग ऑर्गन, चीज़ें देखेगा, परतेगा कि भाई पता लगाएगा कि इसमें बैक्टीरिया है नहीं है, फालतू चीज़ें हैं नहीं है, उनको हटाएगा और तब जा करके उसको नॉर्मल ब्लड में छोड़ेगा। The hepatic portal vein blood from the intestine to the liver before it is being delivered to the systemic circulation। systemic circulation में आने से पहले उसको ये काम कराया जाता है। A special coronary system of the blood vessel represent in our body exclusive for the circulation of the blood। भाई सबका तो देख लिया, लंग प्रोवाइड करा रहा है सबको, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जा रहा है, खाना भी। अब लंग को कौन करेगा भाई? उसके बारे में तो सब लोग भूल ही गए। अब उसके लिए आंसर है ये आपका कोरोनरी सिस्टम। अब यहीं पे आपकी छोटे छोटे लंग वो ब्लड वेसल्स बनी होती हैं, अब उन्हीं को क्या बोलते हैं? कोरोनरी। और इसीलिए कोरोनरी उसमें आर्टरी में जब वो ब्लॉकेज हो जाती है तो वो बंदा हार्ट अटैक आता है, वो सीधे इसलिए होता है। तो कोरोनरी होता है केवल हार्ट को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम वेन्स और आर्टरी के बारे में। आर्टरी में क्या होगा कि अंदर जो वो होता है ना मसल वाला पोर्शन, वो बड़ा थिक होता है। क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है थिक वाला? क्योंकि मसल इस तरीके से काम करता है, मान लो कि आपने इसमें पाइप में कुछ चीज़ डाली ऐसे करके, तो ये क्या करेगा? इसको फैलाने की कोशिश करेगा। भाई आपने ब्लड जा रहा है तो भाई उसको फैलाने की कोशिश करेगा, मसल है। अब मसल है तो इलास्टिक है, अब इलास्टिक है तो इसको दोबारा से बैक फ्लो मारेगा, मतलब ये जो फोर्स है दोबारा से इस पर फोर्स लगाई जाएगी और इससे क्या होगा? चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आर्टरी का। वेन्स में क्या है? और भी सीधे ये भेज रहे हैं ना वेंट्रिकल, उसमें अपने थिक मस्कुलर वाला, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बड़ा थिक होता है, वो भेज देता है इससे। ये तो हो गया आर्टरी का कॉन्सेप्ट। ल्यूमेन वेन का सिंपल से होता है, उसमें होते हैं भाई वाल्व्स। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा एक सेकंड रुको तो हाँ जी, तो ये देखिए ये है आपका आर्टरी और ये है आपका वेन। अब आर्टरी में तो देख लेंगे कितनी थिक वो है, आपके मसल लेयर आपका प्रेजेंट है। मसल लेयर क्या करेगी? अब जैसे फ्लूइड इस पर फोर्स लगाएगा, मसल इस पर फोर्स लगेगी और इस तरीके से वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। वेन में क्या होता है? बड़ा पैसिवली ब्लड फ्लो करता है, थोड़ा सा आगे जैसे ही चलेगा वैसे ही इसमें वाल्व्स लगे होते हैं, तो वो बैक फ्लो नहीं होने देते हैं उसको ब्लड को, और आपका धीरे धीरे करके चला जाता है। और एक किसी भी टाइम पर लोगों को लगता है कि किसी भी टाइम पर दोनों में बराबर ही तो होगा ब्लड, नहीं, वेन्स में ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द आर्टरी एट गिवन टाइम पॉइंट। कोई इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। ओके, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। अब ये देख लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है, वो जो भाग रहे थे आप, जब शेर सामने आया या जब इंटरव्यू था या फिर जब टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया कि भाई चलो भाई ये बताओ, उस टाइम पर जो हार्ट बीट ऐसा पीक ऊपर उफान जो मारती है वो क्यों मारती है? वो उसका रीज़न यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि रेगुलेशन कार्डियक एक्टिविटी का कैसे होता है। तो आपको उस वक्त लगता है डर, तो इवोल्यूशन में आप इस तरीके से इवॉल्व हुए को भागना है भाई, अब यहाँ से तो भागना है, तो भाई बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, अब ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो पहले से कार्डियक आउटपुट बढ़ा दो।
देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, अंदर से ही रेगुलेट की जाती है, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू। भाई एक तो हम देख चुके हैं भाई, आपका खुद जो ऐसे नोड है वो तो रेगुलेट करेगा ही करेगा। हैंस द हार्ट कॉल्ड एज अ मायोजेनिक, मायोजेनिक मतलब कि मसल, और जेनिक मतलब जनरेट करने वाला। ओके, सो अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इनटू द मेडुला ऑब्लांगेटा। सो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, अगर आप इसको ब्रेन में देखना चाहेंगे तो इस तरीके से होता है। ये होता है आपका ब्रेन स्टेम, ये हो गया पॉन्स, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हो गया ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम के ऊपर ये इस तरीके से लगा होता है ये आपका सेरेब्रम, ये आपका पीछे सेरेबेलम। तो ये है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये पॉन्स वाला एरिया तो रेगुलेट कर रहा था रेस्पिरेशन को, अगर याद हो तो रेस्पिरेशन वो जाता है सीधे आउटर इंटरकोस्टल, इनर इंटरकोस्टल और द डायफ्राम पे जाकर इसको रेगुलेट करता है। इसके नीचे वाला हिस्सा रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, हार्ट बीट को। अब भाई आप देख सकते हो कि ये बुक कहा जाता है कि जो सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम है ये सबसे पुराना पोर्शन है, और ये आपको हर उसमें मिलेगा, हर जानवर में, हर जीव में मिलेगा जिसमें हार्ट है, जिसमें रेस्पिरेशन चल रहा है, क्योंकि यही रेगुलेट कर रहा है उस चीज़ को। और ऊपर ये जो सेरेब्रम दिख रहा है आपको सो कॉल्ड, जो कि ह्यूमन ब्रेन की काफ़ी खास पहचान है मैमल्स की, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, वो सब के सब आता है ये सेरेब्रम वाले पोर्शन से। तो ये हो ना हो कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन होना चाहिए हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो मेडुला ये वाला पोर्शन जो है वो रेगुलेट करेगा आपको हार्ट बीट को। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि कैन मॉडरेटली, लेट मी टेक दिस थिंग, मेडुला ऑब्लांगेटा कैन मॉडरेटली द कार्डिक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका कोई कंट्रोल नहीं होता इस पर, आप अपने मन से नहीं बढ़ा घटा सकते हार्ट बीट को, जब डर लगेगा तो लगेगा। द न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व, ये भी सारा ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक, इन सबको भी हम कवर करेंगे अपने आने वाले चैप्टर में, नर्व वाले चैप्टर में। अब कैन इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पर भी हमें देखना है कि आखिर ये रेगुलेट किस तरीके से क्या क्या करता है। तो कैन इंक्रीज, अभी नाम भी याद है तो काफ़ी, कि मेडुला और पॉन्स रेगुलेट कर रहा है, पॉन्स और मेडुला दोनों मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं रेस्पिरेशन को, और मेडुला रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। इतना भी करेंगे तो काफ़ी है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस के, जो होता है एएनएस का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक वाला पार्ट होता है, एएनएस को ऑटोनॉमिक को किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कैन इंक्रीज द रेट, हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वास्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। भाई एक तो आपको वास्कुलर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो और हार्ट बीट बढ़ा सकते हो, देयर बाय द इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट, और इस तरीके से आप ओवरऑल कार्डिक आउटपुट बढ़ा लोगे। अब ऑन टू द अदर साइड, एक तो क्या सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीजेज द हार्ट रेट। तो एक करेगा बढ़ाएगा, अब वही बढ़ा दिया, नॉब ने बढ़ा दिया, तो भाई कम भी तो करना पड़ेगा ना जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो पैरासिम्पैथेटिक तो बढ़ा देगा, सॉरी सिंपैथेटिक बढ़ा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक हर चीज़ को लेके आएगा नीचे। और ये इसी में नहीं, हर चीज़ में काम करता है। वो जो एड्रेनलिन रश होता है वो मिलेगा किससे, वो मिलेगा सिंपैथेटिक से, और पैरासिम्पैथेटिक उसको शांत करेगा। ओके तो नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे चैप्टर में कर लेंगे हम इसको। 18.6 डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। भाई ये तो भाई हर घर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर द ब्लड देन द नॉर्मल। 120/80 होता है आपका नॉर्मल। इन द इट्स मेजरमेंट 120 mm/Hg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज द सिस्टोलिक और द पंपिंग। कितना ऑड लग रहा है ना, समझ नहीं आ रहा, इसको समझने की कोशिश करते हैं ज़रा, ठीक है, एक सेकंड के लिए। तो ये ब्लड प्रेशर में होता है ये काम। सिंपल से आप क्या करेंगे, आप लेंगे बंदे का हाथ, उसका जो मेन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी आ रही है, उसको सिंपल से आप बंद कर देंगे, ठीक है। मेन उसने क्या किया, आपने बंद कर दिया इसको, मेन जो आउटर से वो आ रही है, ठीक है। अब इसको बंद करने के बाद, इस आर्टरी को बंद करने के बाद क्या करेंगे भाई, ये आर्टरी में प्रेशर डेवलप हो रहा है, बंद कर दिया ना आपने एकदम से। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं, सिंपल से ही आपका मीटर लगा हुआ 120 mm ऑफ Hg से, 120 mm ऑफ Hg से ऊपर चले जाओ तो ये बंद हो जाएगी अपने आप। वो ये कर लिया, बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद धीरे धीरे डॉक्टर आता है, इसको नीचे लेके आता है। अब धीरे धीरे जैसे नीचे लेके आएगा, अब खुद बताइए आप कि ये वेंट्रिकुलर प्रेशर आ रहा था, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर आ रहा था, और ये अरोटा के थ्रू जाकर के आपका ये नली होगी। अब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये जो आपने नली को बंद कर रखा है, इस नली के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस वक्त पे, उस प्रेशर पे
जो कि जिस प्रेशर से ये वेंट्रिकुलर दम लगा रहा है, अगर वो प्रेशर वहाँ तक नीचे आ जाए तो ये नली खुल जाएगी, सिंपल है ना। तो हम धीरे धीरे प्रेशर नीचे करते जा रहे हैं, और जिस प्रेशर पर ये खुलेगी उस प्रेशर को वही प्रेशर होगा जिस जिस प्रेशर से जो वेंट्रिकल है वो पंप कर रहा है। अब उससे हमें पता चल जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आप दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन मेजरमेंट 120 mm ऑफ Hg इज द सिस्टोलिक और द पंपिंग प्रेशर, ओके, पंपिंग प्रेशर हो रहा है। और जैसे ये खुलेगा तुरंत आपको, यहाँ पर आप स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं, ये रहा, ठीक है, स्टेथोस्कोप से तुरंत आपको आवाज़ आ जाएगी, मरमरिंग साउंड, आपको कॉर्कॉफ साउंड बोलते हैं जिसको, कि वो तुरंत बता देगी कि हाँ अब खुल गई है नली। इसका मतलब है ये जो प्रेशर अभी अभी आपने अपनी स्क्रीन पे या इस पर देखा वो ही प्रेशर था जिस पर के वेंट्रिकल जिस प्रेशर से वो लगा रहा है। अब जब ये नॉर्मल स्टेट में आएगी तब दोबारा से आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो वापस मिलेगा, तब आपको 80 पे एक और कफ प्रेशर मिलेगा। तो वो वाला 80 mm ऑफ Hg इज द डायस्टोलिक और द रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल इज 140/90, सो 140/90 और इज हायर। तो आपको पता चल रहा है कि 120 होना चाहिए लेकिन 140 पर जाकर के वो खुल जा रहा है, ठीक है, 140 पर ही खुल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल जो है बहुत हाई प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर जो कार्डिक जो हार्ट को प्रेशर लगाने की जो फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है वो ज़्यादा है, 140 है। तो इससे आपको पता लगा सकते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन एंड किडनी। कोरोनरी आर्टरी हम डिस्कस कर चुके हैं ना अभी तक। कोरोनरी आर्टरी को भी ब्लड को कौन खाना पीना दे रहा है, ब्लड को दे रहा है सारे के सारे कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी होगी। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो जिन लोगों के फैट ज़्यादा खाते हैं उसमें ये फैट ग्रैन्यूल्स ऐसे, ये आपका मान लीजिए कैरोटिड आर्टरी है, और इसमें कैरोटिड आर्टरी के बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फैट मॉलिक्यूल्स इसमें नीचे चले जाते हैं, और फैट मॉलिक्यूल्स को ढूंढते ढांढते बड़ी बड़ी सेल्स आ जाती हैं, फेगोसिटिक सेल्स। अब ये फेगोसिटिक सेल आ गई है यहाँ पर, तो ये ऐसे बल्ज बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यहाँ पर अगर बनाने की कोशिश की जाए तो बल्ज बनने लगे। अब सेल्स यहाँ पर इस पर टकराने की कोशिश करेंगी तो यहाँ पर फट जाएगा, ये रुधिर का थक्का जम जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हुई, ये हो गया ब्लॉक, मतलब हार्ट अटैक है, ठीक है जी। अब इस प्रोसेस को ये जो ब्लॉकेज है इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू द एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड ऑफ द हार्ट टू द मसल, कि भाई उन्हीं जो हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और द फाइबरस टिश्यू। इस तरीके से डिपोजिशन होने लगता है इन सब चीज़ों का, ये बल्ज बन जाता है। बल्ज बनते जैसे अगर किसी दिन ये फटेगा तो ये क्लॉट हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस, हाँ ये रहा। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन, आपको एक्यूट चेस्ट पेन होगा व्हेन नो ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल। एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन और एफ एनी एज, मिडिल एज, एल्डरली। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है तो एंजाइना पेक्टोरिस, वहाँ पे टिश्यू मरने लगेगा और वहाँ पे दर्द होगा आपको। हार्ट फेलियर में आपका आ जाएगा, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है भाई, जितना चाहिए ऑक्सीजन, जितना वो कार्डियक आउटपुट चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है, तो इसके चलते आपके अलग अलग बॉडी हार्ट फेल करेगा। हार्ट फेल करने से पहले अलग ऑर्गन फेल का, मल्टी ऑर्गन फेलियर से व्यक्ति मर जाता है। अब इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। कोई कंजेशन फील होगा आपको हार्ट में, तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट है, कार्डियक अरेस्ट में व्हेन द हार्ट स्टॉप, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। ओके, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आई होप टू मीट यू इन टू द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।